नमस्कार दोस्तों, हनीश कुमार स्पेशल एजुकेटर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी को गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी पेपर फर्स्ट के यूनिट 1.3 के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी जो यूनिट है 1.3 जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, 1.3 है परिभाषा पढ़ेंगे। बेंचमार्क विकलांगता। बेंचमार्क का अर्थ क्या होता है? श्रेणियाँ, यानी कि जो विकलांगता की जो श्रेणियाँ हैं उसको ही हम क्या कहते हैं? बेंचमार्क। एग्जाम में पूछा जाता है कि बेंचमार्क विकलांगता क्या है, जबकि ये नहीं पूछनी है, यानी कि ये नहीं पूछा जाता है कि विकलांगता की श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, है ना। सीधे नाम से किससे पूछते हैं? बेंचमार्क विकलांगता किसे कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस विकलांगता की जो श्रेणी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और भारत में PWD के लिए कानूनी प्रावधान, डेफिनेशन, कैटेगरीज, बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड दी लीगल प्रोविजंस फॉर PWDS इन इंडिया। लीगल प्रोविजंस फॉर PWDS पर्सन विद फुल फॉर्म। PWD की फुल फॉर्म आपसे जैसे पूछ ली जाती है तो फुल फॉर्म क्या हो जाती है? P से तो क्या हो जाती है? पर्सन, PERSON, पर्सन विद, W से डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, DISABILITES, डिसेबिलिटीज इन इंडिया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, संदर्भित दिव्यांगजन, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो इसकी श्रेणियों के बारे में हम पढ़ेंगे। संदर्भित दिव्यांगता से प्रमाण कर्ता प्राधिकारी द्वारा, इनकी संदर्भित दिव्यांगता से प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथा जैसे प्रमाणीकृत विनिर्दिष्ट दिव्यांगता के 40% जो अन्यून व्यक्ति अभिप्रेरित हैं, जहाँ विनिर्दिष्ट दिव्यांगता अद्वितीय निबंधों में परिभाषित नहीं की गई है, और इसमें ऐसी दिव्यांगता को भी इसमें ऐसी दिव्यांगता भी सम्मिलित है जहाँ विनिर्दिष्ट दिव्यांगता प्रमाण करता है और प्राधिकारी द्वारा प्रमाणीकृत अद्वितीय निबंधों में परिभाषित की गई है। देखिए दोस्तों, भारत का संविधान सभी व्यक्ति की समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करता है। दिव्यांग व्यक्तियों सहित सभी के लिए एक समावेशी समाज का निर्माण करता है। कौन करता है? भारत का संविधान। भारत का संविधान क्या कहता है? सभी व्यक्तियों की समानता, स्वतंत्रता, न्याय, गरिमा सुनिश्चित करता है और दिव्यांग व्यक्तियों सहित सभी के लिए एक समावेशी समाज का निर्माण करता है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अधिनियम का नाम और अधिनियम के उद्देश्य। अधिनियम का क्या तो नाम है और क्या क्या उद्देश्य हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पढ़ेंगे अधिनियम का नाम, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे अधिनियम के उद्देश्य। अधिनियम का नाम है अपना नंबर 1 में भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992। इसका RCI की फुल फॉर्म क्या है? रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया।
इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद। भारतीय पुनर्वास परिषद, रिहेबिलिटेशन का अर्थ हो जाता पुनर्वास, और आई से इंडियन, और सी से काउंसिल, जो परिषद जो होती है, क्या बोलते हैं, भारतीय पुनर्वास परिषद। क्या बोलते हैं, भारतीय पुनर्वास परिषद, यानी कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर, कुतुब इंस्टीट्यूट एरिया, न्यू दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है RCI का। अब देखिए अपने अधिनियम का नाम पढ़ा, अब इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे भारत यानी कि अधिनियम के क्या क्या उद्देश्य हैं। इसका उद्देश्य क्या क्या है, क्या कार्य करती है। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना पुनर्वास पेशेवरों के प्रशिक्षण को रेगुलेट करने, केंद्रों और पुनर्वासों रजिस्टर के रखरखाव, उसके साथ जुड़े मामले के लिए किया जाता है। भारतीय पुनर्वास की स्थापना 1992 अधिनियम में की गई थी, जो कि पुनर्वास जो पेशेवर जो होते हैं उनके प्रशिक्षणों को रेगुलेट करने के लिए, केंद्र और पुनर्वास रजिस्टर्ड के रखरखाव, उसके साथ जुड़े मामले के लिए किया जाता है। अगला है सेकंड पॉइंट पे, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम कब बना था, 1990 है कि 1900 ही ओनली, देखते हैं एक बार खोल के थोड़ा सा। हाँ 1999, सॉरी 1999, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999। अब देखिए ये न्यास जो है, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम जो क्या कार्य करती है, देखिए ये ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता और बहुदिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के कल्याण के लिए इसका जो संस्था जो काम करती है, नाम राष्ट्रीय न्यास अधिनियम है, 1999 बना गया। ये ऑटिज्म बच्चे जो होते हैं, सामाजिक मुक्त, ऑटिज्म बच्चे कौन होते, कैसे बच्चे होते हैं ये बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी सामाजिक मुख्यधारा में सोशलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, है ना, और अपने आप को एक जगह नहीं बैठ पाते हैं, बार बार इधर उधर भागते रहते हैं, आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार के लक्षण इन बच्चों में, ऑटिज्म बच्चों में पाया जाता है। सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे कौन से होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी जो CP चाइल्ड होते हैं, पैरालिसिस हो सकते हैं ना, वो पैरालिसिस जो होता है जन्म के समय भी हो सकता है और जन्म के बाद भी हो सकता है। अब देखिए बौद्धिक दिव्यांगता, बौद्धिक जो दिव्यांगता होती है जिसको IDD भी कहते हैं, ये बौद्धिक अक्षमता विकलांगता जो है उसको, इस बौद्धिक दिव्यांगता यानी कि जो मस्तिष्क से संबंधित जो दिव्यांगता से ग्रसित जो बच्चे होते हैं वो बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति कहलाते हैं। बहुदिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति यानी कि बहुत सारी, जिसमें सभी प्रकार की जो मिक्स जो बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं उसमें सभी प्रकार की डिसेबिलिटीज़ में शामिल हो जाती है, जिसमें ऑटिज्म भी शामिल हो जाती है, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक अक्षमता, ड्वार्फिज्म, है ना। इस प्रकार के बहुत सारी जो 21 प्रकार की डिसेबिलिटी इसमें बहुविकलांगता में भी सम्मिलित हो जाती है। अब देखिए ऐसे व्यक्तियों के कल्याण के लिए ये संस्था राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में ये काम करती है। अब देखिए नंबर 3 पे, नंबर 3 पे पॉइंट देखते हैं। नंबर 3 पे पॉइंट देखते हैं अपन, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। इसमें कुल 21 प्रकार के दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने और भारत के संविधान एवं UNCRPD में वर्णित सभी प्रकार के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए इस दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 बनाया गया था। ये अधिकार अधिनियम जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। बाहर कर लो, बाहर खा लो। इस प्रकार का अधिनियम हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला अधिनियम है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017।
मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम कब बना था? 2017 में बना था, जो कि मानसिक बीमार व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और बीमारी के समय उसकी रक्षा, उसके अधिकारों को सुनिश्चित करने और बढ़ावा देने के लिए इसमें किया जाता है। क्या करती है? मानसिक व्यक्तियों को और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल बीमारी के समय उसकी रक्षा, उसके अधिकारों को सुनिश्चित करने के और बढ़ावा देने के लिए इसमें मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे स्लाइड पे। देखिए दोस्तों, अब इसके बारे में एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। अक्षमता को समझना। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, भारतीय पुनर्वास परिषद जो कि री से रिहेबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास, सी से काउंसिल परिषद, आई से इंडियन यानी भारतीय पुनर्वास परिषद को संसद के अधिनियम द्वारा अधिनियमित किया गया था। संसद के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था? अधिनियमित। भारतीय पुनर्वास परिषद को दिव्यांगता पुनर्वास, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में पेशेवर एवं कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को रेगुलेट करने और निगरानी करने, दिव्यांगता पुनर्वास, विशेष शिक्षा क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने, एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर CRR बनाए रखने के लिए बनाया गया था। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान। देखिए दोस्तों, भारतीय जो पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 में जो बनाया गया था, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो भारतीय पुनर्वास परिषद RCI को संसद के जो अधिनियम जो था, इसको क्या किया गया था? अधिनियमित किया गया। अधिनियम को किया गया था, पारित किया गया था, अधिनियमित किया गया था। भारतीय पुनर्वास परिषद को दिव्यांगता पुनर्वास यानी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में पेशेवर कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रमों को रेगुलेट करने, निगरानी करने, दिव्यांगता पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने, एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर CRR बनाए रखने के लिए बनाया गया था। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि डिप्लोमा करता है ना, RCI में रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है, उसको रेगुलेट करने के लिए वो बच्चों को क्या किया जाता है? जैसे मतलब काफ़ी जो बच्चे होते हैं STC कर लेते हैं, जिसको अपने स्पेशल एजुकेशन में DED बोलते हैं ना, इस प्रकार से BEd स्पेशल एजुकेशन, DED स्पेशल एजुकेशन, MAd स्पेशल एजुकेशन। तो इसको जैसे डिप्लोमा पूरा हो जाता है, उसके बाद में डिग्री आ जाती है। उसके जैसे मान लो ये जो अपना डिप्लोमा होता है 5 साल के लिए वैलिड होता है। उसके बाद में इस डिप्लोमा को अपन को क्या कराना होता है? 100 पॉइंट के जरिए अपन को रजिस्टर्ड कराना होता है दोबारा अगले 5 साल के लिए। तो इसमें जो जिस क्षेत्र के लिए जो कार्य करती है केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर जो है, ये CRR बनाए रखने के लिए कार्य करता है। इस अधिनियम को संसद ने 2000 क्रमांक 38 का 2000 में संशोधित कर और व्यापक बनाया गया। देखिए दोस्तों, इसका जो विवरण के बारे में पढ़ेंगे और अधिनियम का अवलोकन के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या होती है। देखिए नंबर 1 में क्या बताया गया है कि अधिनियम का पूरा नाम क्या है? अधिनियम पूरा नाम क्या है? पूछ लिया जाता है अधिनियम का पूरा नाम क्या है? भारतीय पुनर्वास परिषद 1992। क्या नाम बोलेंगे इसका? भारतीय पुनर्वास परिषद 1992। दूसरा,
अधिनियम संख्या का क्या है, अधिनियम संख्या क्या है, इसके बारे में, अधिनियम संख्या के बारे में आपसे जैसे पूछ लिया जाता क्या होता है, तो क्रमांक 34 1992, क्रमांक 34 नंबर पर सन 1992 में इसको अधिनियम संख्या बनाई गई थी। कुल अध्याय कितने हैं इसमें, कुल अध्याय पूछे तो इसमें कितने अध्याय, 3। और अनुच्छेद की बात करें तो कुल अनुच्छेद कितने बताए गए हैं, 30। और 5वें पॉइंट पे है राष्ट्रपति की सहमति प्राप्ति की जो दिनांक कब बताई गई थी, 1/9/1992। 6वां है यानी परिवारिता पेशेवरों या कार्मिकों के प्रकारों को 16 प्रकारों में अधिनियम अवलोकन किया गया है। अब देखिए इसके क्या क्या मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं। अब इनके जो उद्देश्यों के बारे में हम एक एक पर पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, नंबर फर्स्ट पे जो मुख्य जो उद्देश्य में फर्स्ट पे है मान्यता को रद्द करना, यानी मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको मान्यता को रद्द करना। किसकी मान्यता को रद्द करना, यदि जैसे मान लीजिए कोई भी कर्मचारी हो या फिर कोई भी कॉलेज वाले हों, यदि किसी कॉलेज को जैसे चला रहे हों, डीएड बीएड को चला रहे होते हैं या स्कूल को चला रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, यदि वहाँ पर कोई त्रुटियाँ पाई जाती हैं, गलतियाँ जो पाई जाती हैं बच्चों के प्रति, उनके आईडी का नहीं होना, अलग बच्चों को अलग अलग बच्चों को देके दूसरे बच्चों को दिखाना, तो वो ऐसी परिस्थितियों में क्या करती है सरकार, क्या करती है, उनकी डिग्रियों को रद्द कर दी जाती है, उसकी जो मान्यता है उसको रद्द कर दिया जाता है ना। फिर दूसरा है शिक्षा के लिए न्यूनतम मानकों को तय करना, और शिक्षा के लिए न्यूनतम मानकों को तय करना यानी कि कम से कम जो क्वालिफिकेशन है उसके मानकों जो तय करना होता है। नंबर अगला व्यवसायों को पंजीकरण करना, जो व्यवसायी जो लोग होते हैं उनको सरकार, हमारी जो सरकार है भारत सरकार, वो क्या करती है, आरटीआई के जरिए पंजीकृत करती है। अब पंजीकृत व्यवसायों को विशेष सुविधा उपलब्ध कराना, जो इसके अंदर जो व्यवसाय के अंदर जो पेशेवर जो लोग होते हैं इसमें अपनी सुविधा जो ले रहे हैं उनको सुविधाएं सरकार क्या करे, सुविधा उपलब्ध कराती है। अस्थायी रूप से रजिस्टर से नाम हटाना, अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से रजिस्टर नाम हटाया जाता है। रजिस्टर के नाम हटाने से विरुद्ध अपील की जाती है। परिषद द्वारा सूचना उपलब्ध कराई जाती है, परिषद के द्वारा क्या कराई जाती है, सूचना उपलब्ध कराई जाती है। अब है पंजीकृत व्यक्तियों की विशेष अधिकार, जिसमें जो पंजीकृत जो व्यक्ति है उनका क्या होता है, प्रत्येक व्यक्तियों का विशेष अधिकार होता है। अगला पॉइंट है पंजीकरण के नाम हटाना और अंतिम रूप से संचालन करना, पंजीकरण से हटाए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील करना। यदि कोई व्यक्ति उसको पंजीकरण से हटा देता है उसके प्रति हमको क्या करना होता है, आदेश के प्रति हमें अपील करनी होती है। आगे देखिए, अगला पॉइंट पंजीकरण का रख रखाव, यानी पंजीकरण को जिस संख्या जिस नाम पर जिस क्रमांक पर जो उसका नाम रजिस्टर्ड है आशय के अंदर, उसमें रख रखाव रखना। परिषद द्वारा सूचनाएं देना, उनका प्रकाशन करना, यानी कि समय समय पर सूचना देना और उनका प्रकाशन करना। अधिकारों पर विचाराधीन है, यानी कि जो जो अधिकार उन्होंने दे रखे हैं उन पर विचाराधीन सरकार करती है। विश्वास में किए गए कार्य की रक्षा करना, ये यानी विश्वास में किए गए कार्य जो भी हमें नियम कानून जो बताती है उनको हमको कार्य की क्या करती है, वो रक्षा। पारस्परिक आधार पर विदेशी डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र को मान्यता, यानी कि आपसी आधार पर विदेशी डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र को मान्यता देती है। विदेशों में मान्यता प्राप्त भारतीय डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्राप्त करना, ऐसी मान्यताओं को वापस लेना। भारत विदेशों में विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण पर नियमित आधार पर जानकारी एकत्रित करना होता है। आगे देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट है दिव्यांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995।
समान अवसर अधिकारों को संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995। देखिए दोस्तों, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों के संरक्षण पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के तहत देश में दिव्यांगों के अधिकार और विशेष ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कानून बनाया था। क्यों कानून बनाया था? देश में दिव्यांगों के लिए अधिकार और विशेष जागरूकता पूरा करने के लिए कानून बनाया था। इसने सरकारी नागरिकों, उच्च शिक्षण संस्थानों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वह अधिनियम 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के बनने के बाद ही समाप्त कर दिया गया था। जब दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम बना था उस समय इसको क्या कर दिया गया था? समाप्त। अच्छा, जरूरतों को पूरा करने के लिए विवाद में आगे देखिए, अधिकारों और विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए कानून बनाया गया था। कानून बनाया गया था। इसने अधिकारों को विशेष जरूरतों को पूरा करने का कानून बनाया गया था। इसने सरकारी नौकरी, उच्च शिक्षण संस्थानों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। और यह अधिनियम जो है 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम बनने के बाद समाप्त कर दिया गया था। लेकिन छात्रों को ध्यान में रखकर इसे पुराने अधिनियम की चर्चा यहाँ जरूरी है। नए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 ने यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के प्रावधानों को सम्मिलित कर दिव्यांगजनों को ज़्यादा अधिकार देने का काम किया है। किसने किया था? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के प्रावधानों को। ये देखो, ये एग्जाम में फुल फॉर्म के रूप में भी इसका नाम पूछ लिया जाता है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब देखिए आगे देखिए, यह अधिनियम शिक्षा, रोजगार, अवरोध मुक्त वातावरण का निर्माण, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस अधिनियम को समान अवसर अधिकारों को संरक्षण पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इस अधिनियम को समान अवसर अधिकारों संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी के अधिनियम 1995 के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम विकलांगजन अधिनियम, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 है। यह जो अधिनियम जो है जम्मू कश्मीर को छोड़कर के संपूर्ण देश में लागू किया गया था। किसको छोड़कर? जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में इसको लागू किया गया था। आगे देखिए, देखिए दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य इनकी मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? दिव्यांगता निवारण, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार, दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के प्रति राज्य सरकार उत्तरदायी निर्धारित करती है। राजस्थान सरकार जो है हमारी, वो समय समय पर इनकी पूर्ण भागीदारी करती है। जो भी सरकार है, स्टेटों की जो सरकार है, सभी क्या करती है? पूर्ण भागीदारी करती है। आगे देखिए, नंबर 1 पॉइंट पे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अवरोधहीन वातावरण बनाना। यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कैसा वातावरण की जरूरत होती है?
अवरोधहीन, जिसमें किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना हो, यानी कि खुला वातावरण होना चाहिए बच्चे के प्रति, खुला वातावरण। नंबर 2 अगला पॉइंट है, विकास लाभ में दिव्यांग समान व्यक्ति की भागीदारी में हर प्रकार के भेदभाव को दूर करना। अगला पॉइंट है, यानी कि अगला पॉइंट क्या है, दिव्यांग व्यक्ति के प्रति अपराध, उसके शोषण की किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करना। अगला पॉइंट है, दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर देने के लिए रणनीति कार्यक्रम सेवा के व्यापक विकास हेतु ढांचा तैयार करना। ढांचे को अपन बोलते हैं इसके फोल्डिंग और इसको हम मचान भी कहते हैं, है ना। इसके फोल्डिंग बोल दो, मचान बोल दो, है ना, अन्य कई नामों से इसको जाना जाता है, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर देने की रणनीति कार्यक्रम सेवा व्यापक विकास के लिए ढांचा तैयार करना होता है। अब देखिए, जिसको हम सहारा देना भी बोलते हैं। अगला पॉइंट है, दिव्यांग व्यक्तियों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए विशेष प्रावधान करना। ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जिसको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अगला पॉइंट है, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के समान अवसर राष्ट्रीय जीवन सहभागिता उपलब्ध कराना। अधिनियम की धारा 16 के तहत अधिनियम 19 अप्रैल 2017 को लागू कर दिया। कब किया गया था? 19 अप्रैल 2017 को लागू किया गया था। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने नियम 2017 को अधिनियम की धारा 16 के तहत अधिसूचित किया गया था। यह 15 जून 2017 से लागू हो गया था। कब से लागू हुआ था? 15 जून 2017 से। 15 जून 2017 से ये लागू हुआ था। अब देखिए ना, इस अधिनियम का पूरा नाम क्या है? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। अधिनियम संख्या कितनी है? क्रमांक 49 में बताया गया है। ये सत्र 2016 में। कुल अध्याय कितने बताए हैं? 17 अध्याय बताए गए। कुल अनुच्छेद कितने बताए हैं? 102 अनुच्छेद बताए हैं ना। इस प्रकार से एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया भी जाता है। आगे देखिए, इसमें दिव्यांगता के प्रकार, कितने प्रकार की दिव्यांगता बताई गई है इसमें ये 2016 के अंदर। इसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता का वर्णन किया गया है। अब एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है और यही टॉपिक आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और अब भी आएगा और बाद में भी आएगा और हर साल आता जाएगा कि अब वर्तमान में पहले कितनी विकलांगता थी और वर्तमान में अब कितनी है। विकलांगता के बारे में अंतर भी पूछ लिया जाता है ना। अब देखिए, कितने प्रकार की विकलांगता थी दिव्यांगों के प्रकार में? 21 प्रकार की विकलांगता, और ये इम्पोर्टेंट है भाई साहब। अब देखिए, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्ति दिनांक, राष्ट्रपति सहमति कब मिली थी इसमें? 28 दिसंबर 2016 को। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को आगे से आगे पहुंचाएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसी प्रकार की वीडियो आपके साथ में आती रहेगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, जय हिंद।